सभी को मेरा प्रणाम। बोर्ड पैटर्न आईसीएससी पर बेस्ड ये मेरा जो दूसरा वीडियो है, इसके इस भाग में मैं पत्र लेखन के बारे में चर्चा करूंगी और बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मैं जानकारी दूंगी आपको। तो मेरी यही आपसे मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप हमेशा ये जो पहला वाला जो पत्र का जो प्रकार है, इसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स, शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और अंक भी इसमें नहीं कटते हैं। जिस इसकी तुलना में इसमें हमारे अंक कम कटते हैं, बच्चों के अंक कम कटते हैं। तो इसीलिए हमेशा इस प्रकार के पत्रों को ही अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, आपने तैयारी की है, लिखित तैयारी की है आपने, तो आप इसके लिए भी आप जा सकते हैं। और आप बहुत श्योर है, आप एकदम पक्का विश्वास है आपको कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे किसे पत्र लिखना है, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ये सब आपको मालूम है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। ये सब आपकी तैयारियों पर निर्भर करता है। प्रश्न है, पत्र लेखन, मार्क्स है 7, 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसके अंकों का विभाजन है 2+5। 2 अंक हैं आपके इसके लिए, प्रारूप के लिए। प्रारूप में जो आपका आप पता और दिनांक लिखेंगे। दूसरे में आप लिखेंगे अभिवादन लिखेंगे और संबोधन और अभिवादन लिखेंगे, आधे आधे अंक इसके लिए, और समापन के लिए हाफ अंक। तो इसके लिए आपके फॉर्मेट पे 2 अंक है और 5 अंकों का आपका बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जो आपके 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से समझना है। इसमें अगर एक शब्द भी आप यहाँ से वहां आप भटक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके अंक कटेंगे इसमें आपके। इसीलिए जैसे ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां, तो ग्रीष्मावकाश क्या है? तो गर्मी की छुट्टियां, गर्मी का अवकाश, ग्रीष्मावकाश। अंतरराष्ट्रीय या अंतर सदन, अंतर सदन मतलब इंटर हाउस, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। फिर अंतरशालेय मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन। तो इन सब शब्दों को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न है, आपकी छोटी बहन अंतर सदन नाट्य प्रतियोगिता में व्यस्त है। इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी से संबंधित ठोस सुझाव देते हुए उसे पत्र लिखिए। तो सबसे पहले पत्र किसे लिखना है? छोटी बहन को। छोटी बहन मतलब, अगर हम यहाँ पर पता और दिनांक हमें हमें सभी पत्रों में उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन संबोधन और अभिवादन बदल जाता है पत्र किसे लिखना है उसके आधार पर। जब भी हम छोटों को पत्र लिखते हैं, अपने से उम्र में छोटों को पत्र लिखते हैं, तो संबोधन अभिवादन अलग होता है। अगर हम बराबरी वालों को पत्र लिखते हैं, तो संबोधन और अभिवादन अलग होता है। और अपने से जब हम बड़े उम्र के किसी को भी पत्र लिखते हैं, तो छोटे उम्र के लोगों को लिखना है, बराबरी वालों को लिखना है, मतलब बराबरी कौन है? मित्र। और अपने से उम्र में बड़ों को अगर हमें पत्र लिखना है, जब हम छोटों को पत्र लिखते हैं, तो अभिवादन में होगा, मान लीजिए छोटा भाई है, भाई है तो प्रिय राज। छोटी बहन है तो प्रिय राजी। और चूंकि छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं, तो इसीलिए शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद, मधुर स्नेह, ये हम यहाँ लिखेंगे, मधुर स्नेह, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष। बराबरी वालों को सपोज ये पत्र लिखना होता कि आपका मित्र, सपोज ये छोटी बहन की जगह होता आपका मित्र, यानी इक्वल है। मित्र कौन होते हैं? इक्वल एज वाले होते हैं, बराबरी वालों वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, फिर से मित्र का नाम लिखेंगे, प्रिय राज, प्रिय रमा, यहाँ पर कॉमा दिन लगाना ना भूलें, प्रिय रमा। मित्र से हमें प्रेम भी होता है और हम उनका सम्मान भी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सप्रेम नमस्ते। जब भी हम बड़ों को लिखेंगे, तो याद रखिए, बड़ों को लिखने के लिए आदरणीय, भले भाई को ही क्यों न लिख रहे हो, तो भी यहाँ पर हम लिखेंगे आदरणीय भाई साहब। आदरणीय में र का रिफार नहीं लगेगा, याद रखिएगा। आदरणीय में र पूरा है। आदरणीय भाई साहब, सादर चरण स्पर्श, आदरणीय पिताजी है, सादर चरण स्पर्श, आदरणीय माता जी है, सादर चरण स्पर्श। और समापन में क्या लिखेंगे? जब भी हम बड़ों को पत्र लिखते हैं, तो हमारा समापन जो होता है, समापन एकदम अंत में, वो आप समापन में आप हमेशा लिखिए आपका या आपकी
आपका या आपकी डिपेंड करता है। अब बॉयज है तो आपका, गर्ल्स है तो आपकी। तो आपका या आपकी आज्ञाकारिणी, तो मैंने यहाँ आपका लिखा इसीलिए मैं लिख रही हूँ आज्ञाकारी अंत में। आपका आज्ञाकारी और कॉमा देकर के अपना नाम कैसे लिखेंगे, मैं फिर से एक बार अंतिम बता रही हूँ, समापन बता रही हूँ किसके लिए। अपने से बड़ों को जब हम लिखते हैं समापन एकदम लास्ट, आपका आज्ञाकारी, कॉमा लगाना न भूलें, और अपना नाम लिखें पूजा। आपने अपना नाम लिखा पूजा, पूर्ण विराम लगाइए, सरनेम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिग्नेचर ऑटोग्राफ वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो मान लीजिए आपने लिखा मित्र को प्रिय रमा, प्रिय रमा सप्रेम नमस्ते, ये हो गया आपका संबोधन और अभिवादन हाफ हाफ मार्क के। और इसके लिए समापन में आप लिखेंगे तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, कॉमा, और नीचे अपना नाम। ये हो गया आपका अपने से जो आपके बराबरी के अपने मित्र के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो अब इसमें पैराग्राफ्स होते हैं। पहला पैराग्राफ है, यानी 5 मार्क्स के लिए जो हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, पहला पैराग्राफ सिर्फ एक वाक्य, मैं यहाँ कुशल हूं और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर है ये। तो आपकी छोटी बहन क्या है, अंतर सदन नाट्य प्रतियोगिता में व्यस्त है। मतलब आपको यहाँ बताना है कि बचपन से ही उसे अभिनय का शौक है। नाट्य मतलब मंच पर अभिनय करना, नाटक करना, प्ले में पार्ट लेना, ठीक है, ड्रामा करना। तो आप उसे चाहे तो आप ऐसे ये भी कह सकते हैं कि तुम तो बचपन से ही परिवार में भी नाटक करती आ रही थी, अब तो मंच पर नाटक, इसी को तुमने अपना मतलब अपना भविष्य भी सही बना लिया। तो एक थोड़ा इस अंदाज में भी आप लिख सकते हैं। अब लिखना है आपको महत्वपूर्ण, मतलब इस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण में वो यहाँ पर गायब है, आपको ध्यान देना है। तो इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी से संबंधित ठोस सुझाव, तो अभिनय से जुड़े हुए ठोस सुझाव क्या हो सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। और आपको लिखना है जैसे कि अपने संवाद को तुम्हें याद रख करना है। तुम्हें जो भी पात्र दिया गया है उस पात्र को तुम्हें अच्छी तरह से निभाना है। तुम्हें भूल जाना है कि तुम क्या हो, तुम उस समय के लिए बस तुम वह पात्र हो, तो उस पात्र को तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें निभाना है। फिर कई बार बच्चों को मंच से डर लगता है, मंच पर डर लगता है, तो आप लिखिए वहां पर, आप ये लिख सकते हैं कि मंच पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से अभ्यास करके मंच पर जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम दर्शकों की ओर मत देखो, बल्कि तुम सामने किसी दीवार की ओर या शून्य की तरफ देख करके अपने पात्र को निभाओ। अनुशासित रह करके इस प्रतियोगिता की तैयारी करो। अपनी आवाज को सही रखना है, इसके लिए अभी ठंडा खाना मत खाना जिससे कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारा जो गला है वह बैठ जाए इस तरह। तो ये महत्वपूर्ण तैयारियां, संवाद, खास करके संवाद अपना, किस तरह से तुम ऑडियंस दर्शकों के सामने किस तरह से अपने संवाद को तुम प्रस्तुत करोगी, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से तुम अंतर सदन नाट्य प्रतियोगिता में, साथ ही साथ अगर क्या कॉस्ट्यूम तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी वेशभूषा क्या होगी, उस पर भी तुम ध्यान देना। तो इन सब बातों को आपको देखिए, इसमें भी 5 से 6 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठोस सुझाव। ठीक है, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ में आपको एक ही पैराग्राफ, फिर से एक ही वाक्य आपको वहां पर लिखना है कि आशा करता हूं कि तुम इस प्रतियोगिता में तुम अपने झंडे गाड़ोगी और सफलता प्राप्त करके तुम वापस लौटोगी। घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्रेम, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, जैसे भी आप पत्र लिखना है आप वहां पर लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, तो इसको कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही बात इसमें कहनी है आपसे कि डायरेक्ट स्पीच में अपने आंसर्स, अपने उत्तरों को न लिखें। हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में अपने आंसर्स को लिखें, थोड़ा सा बदल कर लिखें, हल्का सा बदल दें उसको। अशोक मौर्य राजा, अशोक क्यों, अशोक कौन था, तो अशोक मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध, यहाँ लिखा, आप लिख सकते हैं कि मौर्य राजाओं का सबसे प्रसिद्ध, मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध अशोक था, आप ऐसे लिखिए वहां पर। तो थोड़ा बहुत बदलाव वहां पर कर दीजिए। डायरेक्ट स्पीच में अपने आंसर ना लिखें, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। और ध्यान रखेंगे कि बच्चों को इसमें 10 में 10 मिलते हैं।
तो कोई भी प्रश्न आपका अधूरा ना रहे। एट द सेम टाइम बच्चे क्या करते हैं यहाँ, चूंकि उनको लगता है कि कॉपी करने के लिए इतना कुछ है तो हम पूरा पैराग्राफ कॉपी कर देते हैं। आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, उस पर ध्यान दीजिए। पूरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे, करते रहेंगे अगर, तो पीछे के प्रश्नों के उत्तर मुमकिन है कि आप लिख ही नहीं पाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, जो आप इस वर्ष आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो आदर्श का विलोम शब्द हमें चुनना है। आदर्श का विलोम है यथार्थ। निर्मल का पर्यायवाची, निर्मल का पर्यायवाची यहाँ पर है पवित्र, और पावन भी है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पावस लिखना था लेकिन वो पावस की जगह पावन हो गया है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन आपको बोर्ड ऐसा नहीं देगा, ये कोई एक ही आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। तो साफ और स्वच्छ भी है, पवित्र और पावन भी है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। पंडित की भाववाचक संज्ञा ये नहीं है, पंडितत्व नहीं है, पांडिल्य नहीं है, पांडित्य है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शन, याद रखिए शब्द क्या है, प्रदर्शन। तो प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर, र का उच्चारण किसके बाद आ रहा है, द के बाद, तो प्रदर्शनी। अगला शब्द है परंपरा का विशेषण है पारंपरिक। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत छानबीन करना, किसी चीज को बहुत गहराई से ढूंढने की, जानने की कोशिश करना, उसके हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। मीना आते ही खाना बनाने लगी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वाक्य और बीच में एक कंजंक्शन और। तो मीना आई और खाना बनाने लगी। जैसे ही मीना आई ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा है जयकी का नियम जहां लागू हो जाए वो मिश्र वाक्य है। जयकी का नियम क्या कहता है, जब जहां जैसे आदि से वाक्य शुरू होता है, जब जहां जैसे जो ही जहां ही, तो यह वाक्य मिश्र की कैटेगरी में आता है। यदि और यद्यपि वाक्य में है तो ये मिश्र कैटेगरी में आता है। दो वाक्य के बीच में अगर की आ जाता है तो यह भी मिश्र की कैटेगरी में आता है। तो जैसे ही आई इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। मीना आई क्योंकि उसे खाना बनाते हुए मिश्र कैटेगरी में है। मीना आई थी ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है यह वाला, ये वाला। राहुल अपने ही सहारे पर रहने वाला युवक, अपने ही सहारे पर रहना, तो अपने ही सहारे पर रहना स्वावलंबी। परावलंबी मतलब पर प्लस अवलंब। शब्द देखिए, शब्द है अवलंब, सहारा, स्व मतलब अपना, तो स्वावलंब मतलब अपने ही सहारे पर रहने वाला। परावलंब मतलब दूसरों के सहारे पर रहने वाला, दूसरों पर जो आश्रित है, इसलिए यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सही उत्तर है ये वाला, 8th का बी। अब आगे बढ़ते हैं। साहित्य सागर से ये कहानियां से प्रश्नोत्तर है इसमें। उसकी आंखें खुल गई थी, ये अब ये याद रखिए कि ये सेक्शन बी में हम प्रवेश कर गए हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी कितने अंकों का होगा, 40 अंकों का होगा। आपके पास जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें चारों पुस्तकों से प्रश्नोत्तर रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको उन दो पुस्तकों से प्रश्नों को चुनना है जो आपके विद्यालय में पढ़ाई गई हैं। कौन कौन सी चार किताबें हैं, एक है नया रास्ता, यह एक उपन्यास है, जैसे आप एमओवी पढ़ते हैं उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, इसमें भी 18, 19, 20, 25 है इसमें। नया रास्ता एक उपन्यास है। दूसरा है साहित्य सागर, जो किताब है साहित्य सागर, उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है गद्य और एक पार्ट है पद्य, तो अपने आप में ये दो किताबें हैं। तो ये एक किताब हो गई, ये दूसरी किताब हो गई, ये तीसरी किताब हो गई, और चौथी किताब है एकांकी संचय। तो आपकी, आपके विद्यालय में कौन सी किताबें, कहीं किसी किसी विद्यालय में सिर्फ साहित्य सागर किताब ली गई है, एक ही किताब है, लेकिन उस एक किताब में वन बुक इज इक्वल टू टू बुक्स, तो ध्यान में रखें। तो आपको किन्हीं दो किताबों से ही चुनना है। आप किन्हीं दो किताबों से आपको चार प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न है
10 मार्क्स का। तो 10 4 जा 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला प्रश्न है, ये साहित्य सागर के स्टोरीज से लिया गया है। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ मतलब होता है पाठ का नाम, लेखक का नाम, वक्ता, श्रोता और स्थिति। सिचुएशन क्या है? उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। तो इसमें वक्ता श्रोता कौन है? वक्ता रसीला है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, वक्ता रसीला है। यहाँ पर एक बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसने कही है। जैसे अगर आप पेज नंबर 8 देखेंगे, तो रसीला का संवाद एकदम पहला संवाद है, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। वो उसने कहा है किससे? इंजीनियर बाबू जगत सिंह से। लेकिन उसी के नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखेंगे, तो हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। कहां पर है ये? पेज नंबर 8 में। सेम सेंटेंस को दो बार अलग अलग तरीके से रसीला ने कहा है, लेकिन पहली बार का जो श्रोता है वह है जगत सिंह, और दूसरी बार का जो श्रोता है वह है शेख सलीमुद्दीन, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। तो वक्ता है रसीला, श्रोता है शेख सलीमुद्दीन। वक्ता ने क्या अपराध किया था? और अच्छा, इसमें अभी ये है कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, वो भी हम एक से दो वाक्य में लिखेंगे। सिचुएशन ये है कि जब उसे शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में रसीला को जब पेश किया गया, तो रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है, लेकिन इतनी पिटाई हो चुकी थी उसकी कि और पिटाई खाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो इसीलिए उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते हुए उसने उपर्युक्त कथन कहा कि इस बार वे उसे माफ कर दे। वक्ता ने क्या अपराध किया था? अपराध से बचने के लिए वह क्या-क्या बहाने बना सकता था? ये एक ओपन क्वेश्चन है, क्या-क्या बहाने बना सकता था? वैसे किताब में यह बात लिखी गई है कि वह चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है, आप ये भी लिख सकते हैं। चाहता तो वह कह सकता था कि यह एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। अ, वह नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हलवाई से मिल करके बाबू जगत सिंह उसको फंसा रहे हैं। चाहता तो यह भी कह सकता था, लेकिन उसने यह बात नहीं कही। फिर इसका पार्ट 1 है कि वक्ता ने क्या अपराध किया था। वक्ता को 5 रुपए वक्ता को दिए गए थे। 5 रुपए दिए गए थे। तो बाबू जगत सिंह ने उसे 5 रुपए दिए थे, और उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाई, और अठन्नी उसने रसीला ने रमजान को दे करके यह समझा कि उसने अपना कर्ज चुका दिया, यही उसका अपराध था। बस इतना ही लिखे, जरूरत से ज्यादा ना लिखे। किसकी आंखों से आग बरसने लगी थी, क्यों? कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी थी। क्यों आग बरसने लगी थी? इंजीनियर साहब ने उसे रसीला को 5 रुपए दिए थे मिठाई लाने के लिए, और रसीला ने क्या किया था? उसने 4.5 रुपए की मिठाई लाई, और उसने अठन्नी उसने रमजान को दे दी थी, और उसने समझा था कि उसका कर्ज उतर गया, यह सोच करके उसने, ये आप लिखिए। और साथ में ये लिखिए कि उसने रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह का भरोसा तोड़ा था, उसने चोरी की थी, और इसी कारणवश और साथ ही साथ जब उन्होंने उससे पूछा कि आ, यह मिठाई 5 रुपए की है, तो उसने झूठ कहा कि हुजूर 5 की ही तो है, और वे उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली। और जब रसीला से फिर एक बार उन्होंने पूछा, उसने फिर से वही बात दोहराई, तब उनकी आंखों से, मतलब उन्होंने रसीला की पिटाई की, और उनकी आंखों से खून, उनकी आंखों से आग बरसने लगी। वक्ता को किसने, अच्छा यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर एक जगह पर है, रमजान की आंखों से खून बरसने लगा था। तो रमजान की आंखों से खून, और बाबू जगत सिंह की आंखों से आग बरसने लगी थी। याद रखिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वक्ता को किसने क्या सजा सुनाई थी? बहुत ही आसान है। वक्ता को जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। रमजान पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी? फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया था। वह सोचने लगा था कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी गई है।
चोरी पकड़ी गई है तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। खत्म हो गई, 3 में 3। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? खाली मेरा वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं है। यू रीड द चैप्टर। चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आपको टेक्सचुअल जो है वो मतलब एक एक टर्म की जानकारी आपको होनी चाहिए। वह फूट फूट कर रोने लगा, इसमें संदेह नहीं कि अब हम अगले प्रश्न पर हैं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी। कौन फूट फूट कर रोने लगा, क्यों? तो ये श्रीकंठ का छोटा भाई है, लाल बिहारी सिंह। तो लाल बिहारी सिंह ने क्रोध में आकर के अपनी मां समान भाभी पर खड़ाऊ से प्रहार किया था, खड़ाऊ फेंक करके उसको मारा था। हालांकि आनंदी को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन यह एक उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और उसकी इस गलती के कारण जब श्रीकंठ ने उसके साथ रहने से मना कर दिया, वे अलग घर में रहने की मांग करने लगे, तब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और इसीलिए वह फूट फूट कर रोने लगा। रोने वाले व्यक्ति ने किससे झगड़ा किया था, झगड़े का कारण लिखिए। तो रोने वाले व्यक्ति अर्थात लिखिए ऐसे, रोने वाले व्यक्ति अर्थात लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से झगड़ा किया था। एक बार लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर के और उसने आनंदी को पकाने की जब बात कही, और आनंदी ने पूरा घी मांस पकाने में डाल दिया था और उसके दाल के लिए घी नहीं बचा था और इसी बात पर झगड़ा हुआ था। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। प्रस्तुत कथन किसके लिए, किसके द्वारा और क्यों कहा गया है? तो प्रस्तुत कथन आनंदी के लिए उसके ससुर बेनी माधव सिंह द्वारा कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? तो जब आनंदी ने यह देखा कि लाल बिहारी की धृष्टता के कारण, उसकी गलती के कारण पूरा घर टूटने की कगार पर आ गया है, तब उसने आनंदी ने लाल बिहारी सिंह को क्षमा कर दिया और टूटते हुए घर को उसने बचा लिया। बड़े घर की बेटी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो जब भी आप शीर्षक की सार्थकता की बात करते हैं, तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल की जब आप बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि कहानी का कौन कौन सा ऐसा अंश है, आरंभ में, मध्य में और अंत में कौन कौन से ऐसे अंश है जो कहानी से सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो आनंदी बड़े घर की बेटी थी और बड़े घर की बेटी होने के कारण वह मतलब वह बड़े घर की बेटी नहीं कहलाई, बल्कि उसके हृदय में जो उदारता थी, जो बड़प्पन था, जिस कारणवश उसने लाल बिहारी सिंह को माफ कर दिया था, इस कारण इसीलिए वह बड़े घर की बेटी कहलाई थी। इसके अलावा कहानी की प्रत्येक घटना, पात्र ये शीर्षक से जुड़े हैं, इसीलिए शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। इस तरह से आप यहाँ पर लिखिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कस्बे में किसकी मूर्ति लगी थी? मूर्ति की विशेषताएं लिखिए। तो कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी थी। तो मूर्ति बस्ट थी। बस्ट मतलब क्या होता है? जब पूरी मूर्ति ना हो, मूर्ति जो है वह नाभि तक हो, आधी मूर्ति हो, नाभि तक हो, तो उसे हम कहते हैं बस्ट। और संगमरमर की थी और मूर्ति को देख करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगे थे। और मूर्ति के बारे में क्या था? नेताजी सुंदर लग रहे थे, मासूम और कमसिन लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। तो इस दृष्टि से यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो ये मूर्ति के बारे में। मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? तो मूर्ति की एक ही कमी थी जो आंखों में खटकती थी। सेकंड क्वेश्चन, मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। फिर मूर्ति में कमी का कारण स्पष्ट कीजिए।
तो मूर्ति में जो कमी थी उसका कारण यह था कि जो बनाने वाला था वो जो मूर्ति बनाने वाला था वो मूर्तिकार नहीं बल्कि चित्रकार था। तो मूर्ति में कमी का कारण क्या है? वह व्यक्ति मूर्तिकार नहीं, कौन था वह व्यक्ति? उसका नाम क्या है? ड्राइंग मास्टर, आपको नाम याद अगर है तो आप मुझे बताइए, मोतीलाल। तो जो मोतीलाल था, वह मूर्तिकार नहीं बल्कि चित्रकार था। तो उसको चित्र बनाना आता था, मूर्ति बनानी उसे नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने नेताजी की मूर्ति बनाई और इसीलिए यह कमी रह गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि उसके पास समय कम था मूर्ति बनाने के लिए, उसे जो समयावधि थी बहुत कम थी उसके पास, समय कम था उसके पास। और पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक बनाना किस इसका पार्ट 3 है। जब भी आप एक पार्ट खत्म करें उत्तर का, दूसरे लाइन में जाइए, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में जाइए। तो पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक बनाना किसे अच्छा नहीं लगा था? तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। इसके बाद है, मूर्ति की कमी को कौन किस प्रकार पूरा करता था? तो कैप्टन चश्मे वाला किस प्रकार पूरा करता था? उसकी जो चलती फिरती चश्मे की जो दुकान थी, अपनी उस दुकान से वह एक चश्मा निकालता और मूर्ति की आंखों पर पहना दिया करता था और पहले वाले चश्मे को पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए निकाल लेता था, क्योंकि उसे उस चश्मे को अपने किसी ग्राहक को बेचना होता था। उस व्यक्ति की देशभक्ति के बारे में कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उस व्यक्ति को, नेताजी की जो मूर्ति थी, वह बिना चश्मे की जो मूर्ति थी, उस व्यक्ति को आहत करती थी। उसे ऐसा लगता था कि मानो नेताजी अपने स्वतंत्र भारत का दर्शन कर पाने में, मतलब उनको असुविधा महसूस होती है। इसीलिए वह हमेशा क्या करता था, अपनी चलती-फिरती वही सेम जो मैंने अभी कहा, उसमें से निकाल करके एक चश्मा वो उन्हें उनकी आँखों पर वह पहना दिया करता था। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य, एक तो है देशभक्ति की भावना, दूसरा है देशभक्तों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तीसरा है कि लोगों में सोर्सेस की जो सोर्सेस होते हैं, उनके साधनों की कमी हो सकती है, पर देशभक्ति की कमी नहीं हो सकती है। चौथा है कि हमें कभी भी सही निर्णय लेने में हमें पहल करनी चाहिए। पहल मतलब पहला इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह करेगा, वह करेगा, वह करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी करेगा। तो कोई भी सही निर्णय लेने में हमें पहल करनी चाहिए। और जैसे कि इसमें इस व्यक्ति ने, कौन है यह व्यक्ति? कैप्टन चश्मे वाला, उसने उस गलती को देखा और उस गलती को उसने सुधारने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हालाँकि बस्ती वाले उसका मज़ाक बनाते थे, लेकिन हृदय में वे उसका सम्मान भी करते थे। इसीलिए जब उसकी मौत हुई तब पूरी जो बस्ती थी, उसकी दुकानें बंद भी थी। तो ये मैंने इसकी साहित्य सागर की के प्रश्न उत्तरों को आज मैंने हल किया आपके सामने प्रीलिम। एक तुरंत मैं एक और अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें और भी प्रश्नोत्तरों को के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।